कल के लेक्चर में हमने एक फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय किया, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को पढ़ते समय हमने पहले साइन एक्स को देखा। इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए हमने देखा कि वो फंक्शन 1/1 होना जरूरी होता है। साइन एक्स पूरी अपनी क्या कहते हैं डोमेन में 1/1 नहीं है, तो उसके लिए हमने उसका एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टुकड़ा लिया था डोमेन का, -π/2 से लेके π/2 तक। तब वो 1/1 हो चुका था और बाद में वो इन्वर्टिबल हुआ और उसका इन्वर्स हमने एंजॉय किए। इन्वर्स में बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्या कहते हैं डिस्कस किया। आई थिंक 4 या 5 पॉइंट अभी तक हमने कलेक्ट किए, उसमें से ग्राफ भी बहुत अच्छे से हमने समझ लिए। क्लियर? साइन एक्स का ग्राफ में एक चीज और छोटी सी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिर हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ चालू करेंगे या कॉस इनवर्स नाम का फंक्शन चालू करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था। बच्चों, ये चैप्टर हम इस चैप्टर के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, हम स्पेशली कैलकुलस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेशली तो वो चीज माइंड में रखते हुए कुछ चीजें मैं अभी से आपको फैमिलियर करा देना चाहता हूं। अब यहां है 0, यहां होता है π/2, यहां है π। मैं इतना टुकड़ा देखता हूं ग्राफ का। अगर मैं पेन यहां से यहां तक चलाऊं तो जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, x का वैल्यू देखो 0 से लेके π/2 तक जा रहा है, वैसे वैसे y का वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रहा है। माने जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। माने 0 से लेके π/2 तक साइन एक्स का फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ओपन इंटरवल लिख लेता हूं मैं, 0 से π/2 तक क्या है, ये इंक्रीजिंग है। अगर मैं इधर आऊं तो x तो बढ़ ही रहा है, π/2 से π तक जा रहा है, लेकिन y घट रहा है, नीचे आ रहा है y, है ना। y का वैल्यू 1 था, यहां पे 1 से कम, यहां से और कम, यहां पे और कम, और यहां पे 0, माने डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है कहां से कहां तक, ऑन द ओपन इंटरवल π/2 टू π, भी डिक्रीजिंग है। अब इसको थोड़ा सा हम इस क्लिप को बाहर निकाल के अच्छे से एंजॉय करते हैं, ठीक है। थोड़ा मैग्नीफाइड तरीके से मैं निकाल लेता हूं इसे। ऐसे है ग्राफ, ठीक है। यहां पॉइंट क्या था, x का वैल्यू π/2, 0, π, और यहां y का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 1 है। डेरिवेटिव dy/dx माने होता है tan थीटा। dy/dx माने क्या होता है, tan थीटा, ये ध्यान में रखो। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है स्लोप, स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व एट अ गिवन पॉइंट। रिपीट करता हूं, स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट मेंशन कर दूं, सपोज मैंने यहां कोई पॉइंट प्लॉट कर दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का स्लोप कितना रहेगा, उसका आंसर माने डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट दैट पॉइंट। समझ में आई बात, डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट दैट पॉइंट। ओके, अब कर्व का स्लोप आप कैसे निकालोगे, तो स्लोप कर्व का नहीं निकाला जाता है, स्लोप किसका निकाला जाता है, टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा ऐसे, और ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सपोज एंगल बना रही है थीटा। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं P, इज इक्वल्स टू हो गया tan थीटा।
इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एट p, dy बाई डी एक्स एट p इज इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए, tan थीटा। कल मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है। आप में से किसी ने नहीं पूछा मुझे कि सर क्यों ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर पूछ लिया होता तो फिर बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता, ठीक है ना। पढ़ी चैप्टर हम कैलकुलस के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहां थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है, माने tan थीटा क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। समझ में आया ना। तो यहां tan थीटा रहेगा ग्रेटर देन जीरो एज थीटा इज एक्यूट। थीटा एक्यूट है तो tan थीटा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। क्लियर, इसीलिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। समझ में है। और फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसलिए ऐसा लाइन निकालोगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बनाएंगे। ऐसे आ रहा है तो यहां कोई पॉइंट ले लो Q, समझ में आया ना। इस पॉइंट Q के ऊपर अगर आप किसी इस कर्व का स्लोप निकालना चाहते हो तो Q के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट एट Q ऐसे बनेगी। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में सपोज अल्फा एंगल बना रही है, तो ये अल्फा क्या है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है ना। तो यहां क्या आएगा, यहां आप लिखोगे, ये स्लोप का स्पेलिंग गलत हो गया मेरे हाथ से, हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q इज इक्वल टू tan अल्फा, माने dy बाई डी एक्स एट Q इज इक्वल टू रहेगा tan अल्फा, और अल्फा यहां पे ऑब्ट्यूस है तो एंगल विल कम, tan अल्फा विल कम लेस देन जीरो, माने एज अल्फा इज ऑब्ट्यूस। तो इसीलिए जो भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, उस डिक्रीजिंग साइड पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, डिक्रीजिंग साइड के ऊपर फंक्शन के कोई भी पॉइंट ले लो, उसके ऊपर अगर आप उस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट का स्लोप ऑलवेज नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग पार्ट में फंक्शन के ऊपर, उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाओगे तो उस टेंजेंट का स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि थीटा एक्यूट है, tan थीटा पॉजिटिव रहेगा। tan थीटा माने ही डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव अपना साइन, डेरिवेटिव के साइन से फंक्शन समझ में आता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब यहां एक ट्विस्ट और है, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कोई नंबर अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसको जीरो को क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना, करके जाना पड़ेगा, माने इस कर्व के ऊपर ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जिसके ऊपर टेंजेंट अगर बनाए, जिससे अगर टेंजेंट अगर बनाए तो उस टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। समझ में आई बात। तो वो पॉइंट यहां कहीं पे है, ये तीसरा टेंजेंट बनाया मैंने, इस टेंजेंट का स्लोप जीरो है क्योंकि यहां tan जीरो है, ठीक है ना। तो यहां अगर मैं कोई पॉइंट R लिख लेता हूं तो यहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट R इज इक्वल टू tan जीरो इज इक्वल टू जीरो, माने dy बाई डी एक्स एट R इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। ये हमें ग्राफ का नेचर बताता है। डेरिवेटिव क्या है साइन एक्स का, कॉस एक्स,
कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है? 0 आ रहा है ना, 0 बराबर, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है कॉस साइन एक्स का? कॉस एक्स, कॉस 0 से लेके पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पाई पॉजिटिव होता है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। पाई बाय 2 पे कॉस 0 होता है तो पाई बाय 2 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है। समझ में आया ना? तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ टेंजेंट इज मेकिंग एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल विद द एक्स एक्सिस। एक्यूट से ऑब्ट्यूस तक जाने तक उसको 0 से क्रॉस होके जाना पड़ रहा है, माने टेंजेंट का स्लोप कभी ना कभी 0 बन रहा है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 बनेगा वहां से ग्राफ टर्न करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ में है ना? आगे बहुत सारे थ्योरम आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने जाने वाले हो, रोलेस थ्योरम वगैरह सब कुछ आने वाला है। तो यहां से टर्न होने वाला है, टर्न होने वाला है मतलब, ध्यान देना, टर्न होने वाला है मतलब एक एक्स के वैल्यू के लिए, सपोज मैंने यहां ले लिया पाई बाय 4 और यहां आएगा 3 पाई बाय 4, यहां रहेगा 1/2। दो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई का वैल्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ टर्न हो के नीचे वापस आ रहा है, माने वो एक्सट्रीम वैल्यू ले लिया और वही वैल्यूज लेते लेते फिर वापस आएगा, माने x की एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए मुझे y की सेम वैल्यू मिल सकती है, माने फंक्शन 1-1 नहीं रहेगा, फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। समझ में आई बात? क्यों टुकड़ा लिया था हमने वो भी समझ गया होगा आपको। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं। बाकी मैंने साइन इनवर्स आपको कल की लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया। क्लियर होगी बात? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा फंक्शन लेते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स आज का हमारा फंक्शन है। क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हमें कॉस को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो कॉस को स्टडी करते हैं। तो कॉस का डायरेक्टली हम ग्राफ स्टडी करते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे था? कॉस एक्स का ग्राफ था, यहां कहीं पे सपोज 1 है, यहां है π/2, यहां से ग्राफ ऐसे जाता है, यहां कहीं पे -1 है, यहां रहेगा पाई, फिर से ग्राफ ऐसे आएगा, यहां रहेगा 3π/2, फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां से ये ऐसे था, यहां ये ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा। ये है ग्राफ किसका? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का। समझ में आई बात? यहां कॉस एक्स का ग्राफ अगर आप चेक करोगे, जैसे साइन एक्स का हमने चेक किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया था मैंने, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ऐसे पास करूंगा ग्राफ से, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा? ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट में कट करके जाएगा, माने फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी आर हैविंग कॉमन वैल्यू ऑफ वाई, माने मेनी टू वन फंक्शन है ये। दिस इज नॉट बाइजेक्शन, इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, तो इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका भी मुझे एक टुकड़ा लेना पड़ेगा। तो टुकड़ा इसका कहां से कहां तक लिया जाता है? 0 से लेके पाई तक। अगर मैं इस ग्राफ का इतना टुकड़ा ले लूं, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर क्या करेगा? इस ग्राफ को बराबर एक सिंगल पॉइंट में कट करके जाएगा, माने हर एक्स के इंडिविजुअल वैल्यू के लिए y का इंडिविजुअल वैल्यू है। x का वैल्यू घूम रहा है 0 से लेके पाई तक, तो y का वैल्यू घूम रहा है -1 से लेके 1 तक। तो यहां
cos x जो एक्चुअल फंक्शन था, एक्चुअल फंक्शन में cos x का जो डोमेन था, यहां पे डोमेन ऑफ f है पूरा का पूरा r, रेंज ऑफ f दिख रहा है क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। तीसरा पॉइंट, ये फंक्शन देखो, अगर मैं 0 से लेके पाई तक जाऊं तो 0 से लेके पाई तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। 0 से लेके पाई तक ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। ओके, पाई से लेके आगे 2 पाई तक ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। बढ़ते x के लिए y बढ़ रहा है। क्लियर? ऐसे भी समझ सकते हो, 0 से लेके पाई तक कहीं से भी आप टेंजेंट निकाल लो। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस है, माने tan थीटा विल कम निगेटिव। समझ में आया? डेरिवेटिव इज लेस देन 0, इट्स वाई द फंक्शन इन दैट ब्रांच इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं पाई से लेके 2 पाई तक कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ, ये यहां बना लिया मैंने टेंजेंट, ये टेंजेंट देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल है एक्यूट। डेरिवेटिव यहां क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, माने ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन बराबर इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाते समय उसको 0 को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्या बन रहा है? पैरेलल बन रहा है, मींस द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, माने डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और माइनस साइन पाई 0 होगा। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, हेंस द डेरिवेटिव इज कमिंग 0। तो यहां से पॉइंट, यहां से ग्राफ फिर से वही वैल्यूज लेते हुए वापस जाने वाला है, माने फंक्शन यहां से क्या बनने वाला है? मेनी टू 1 बनने वाला है। समझ में आया? और इधर आगे जाऊंगा तो इधर भी फंक्शन क्या बनने वाला है? मेनी टू 1। यहां अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो उस टेंजेंट का स्लोप रहेगा 0। करेक्ट? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस साइन एक्स, और साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0 है, तो डेरिवेटिव आएगा 0, माने टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0 है। इधर फंक्शन डिक्रीजिंग था तो इधर फंक्शन क्या बन रहेगा? इंक्रीजिंग। समझ में आया? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, 0। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाने के लिए उसको टर्न होना पड़ेगा। टर्न होना पड़ेगा माने फंक्शन में 2 अलग अलग वैल्यूज, x की 2 अलग अलग वैल्यूज लोगे तो y की एक ही वैल्यू मिलेगी, फंक्शन मेनी टू 1 बन जाएगा, माने वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। फंक्शन को इन्वर्टिबल रहने के लिए फंक्शन 1 ऑन टू होना जरूरी है। ये ऑन टू तो है लेकिन 1 नहीं है, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया? इधर से इधर इसको जाने ही नहीं दिया और इधर से इधर नहीं जाने दिया, इतना ही टुकड़ा लिया। अब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां कॉनकेव डाउन है तो यहां कॉनकेव अप है। ये पॉइंट कौन सा था? π/2। पॉइंट कौन सा है? π/2। अगर f ऑफ x हमारे पास में साइन x है तो साइन x का पहला, सॉरी cos x है तो cos x का पहला डेरिवेटिव हमारा होता है माइनस साइन एक्स, और फिर से दूसरा डेरिवेटिव निकालोगे तो यहां आएगा माइनस cos x। डबल डेरिवेटिव ऑफ x का वैल्यू रख दो π/2 तो यह आएगा माइनस cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना? π/2 पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसीलिए π/2 नाम का पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां ग्राफ अपना कॉन्केविटी बदलता है। आफ्टर ऑल आपको क्या समझना है? आपके सामने ये बेसिक ग्राफ्स है, आपके सामने बहुत कुछ ग्राफ्स आने वाले हैं फ्यूचर में, और
मैं कल भी बोला हूँ आपको, ग्राफ इज द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स देखोगे ना आप, या फिर जहाँ पे भी न्यूमेरिकल में आप ग्राफ की हेल्प ले सकते हो तो तुरंत न्यूमेरिकल वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके लिए ग्राफ बनाने की स्ट्रैटेजीज सब क्लियर होनी चाहिए। बिना बनाए ग्राफ उसका दिखना चाहिए हमें, बिना बनाए। तो ये बिना बनाए कैसे दिखेगा? अरे यार इसका डेरिवेटिव इधर ऐसे रहेगा, उधर वैसे रहेगा, यहाँ जीरो रहेगा, माने ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, फिर वहाँ से टर्न होना चाहिए, फिर ग्राफ ऐसे आएगा, फिर यहाँ से कॉनकेव अप डाउन था तो यहाँ से कॉनकेव अप होना चाहिए। ये सब जो आप डिस्कशन अपने मन के अंदर कर रहे हो, अपने माइंड के अंदर कर रहे हो, ये किसके भरोसे कर रहे हो? ये सब एक्सप्लेनेशन। नहीं तो हम बच्चे क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ असा रहते, कॉस एक्स का ग्राफ असा रहते, साइन एक्स का ग्राफ 0 से पास होता है, कॉस एक्स का नहीं होता है, बस इतना ध्यान में रखते हैं। उसके पीछे का पूरा जो कहानी है वो मैथमेटिकली समझो कि ग्राफ ऐसे ही क्यों है। समझ में आई बात? ये तो हो गया कॉस एक्स का ग्राफ, माने कॉस एक्स अपने इस डोमेन में क्या नहीं है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, माने इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, और एक चीज कॉस एक्स की ग्राफ में दिख रही है। कॉस एक्स का ग्राफ अगर मैं y एक्सिस के अबाउट में इसको फोल्ड कर लूं तो ये ओवरलैप करेगा बराबर। माने y एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मिरर है। यहां ऐसे निकाल दूं तो ये अगर cos x का ग्राफ है तो इधर वाला क्या है? उसकी इमेज है, मिरर में दिखेगा इधर। माने अबाउट y एक्सिस क्या है? ये सिमेट्रिक है। साइन वाला ऐसा था क्या? अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक था क्या? नहीं, अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक था वो। माने अबाउट ओरिजिन साइन एक्स के ग्राफ को आप 180 डिग्री रोटेट करो, फिर से आपको ग्राफ साइन एक्स का मिलेगा। अबाउट ओरिजिन साइन एक्स क्या है? सिमेट्रिक है, इसीलिए साइन एक्स नाम का फंक्शन ऑड है, इसीलिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आता है। यहां कॉस एक्स का ग्राफ अबाउट y एक्सिस क्या है? सिमेट्रिक है। अबाउट y एक्सिस जो भी ग्राफ सिमेट्रिक होता है वो फंक्शन जिसका वो ग्राफ है वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। माने कॉस माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा ही आएगा। कॉस माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा ही आएगा। तो यहां कॉस नाम का जो फंक्शन है ये क्या है? इवन है। दैट इज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा ही आएगा। ये मैं और एक तरीके से समझा दे सकता हूं। यहां कहीं पे रहेगा पॉइंट π/4 रहेगा ना, π/4। तो उसके लिए y का वैल्यू क्या रहेगा? 1/√2। यहां उतने ही डिस्टेंस पे कहीं पे पॉइंट कौन सा रहेगा? -π/4। तो y का वैल्यू देखो क्या मिलेगा आपको? 1/√2 ही मिलेगा। माने cos π/4 भी 1/√2 है और cos माइनस π/4 भी 1/√2 है। माने cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही है। ये प्रॉपर्टी cos के ग्राफ में होती है, cos के फंक्शन में होती है, इसलिए cos फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। क्लियर? अब आते हैं इसको इन्वर्टिबल बनाना है। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन रीडिफाइन करना पड़ेगा। यहां फंक्शन कैसा था? यहां फंक्शन था f फ्रॉम r टू -1 to 1 डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू cos x था। ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, 1 1 ऑन 2 पहले करना पड़ेगा और फिर उसका इनवर्स के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो रीडिफाइंड फंक्शन क्या होगा? रीडिफाइंड फंक्शन क्या होना चाहिए? f फ्रॉम 0, π टू -1, 1।
0 से लेके पाई तक का टुकड़ा लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? 0 से लेके पाई तक का टुकड़ा लिया मैंने, तब वो 1 1 ऑन टू बन रहा है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। अब इसका डोमेन क्या हो गया? अब डोमेन हो गया 0, पाई का क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या हो गया? रेंज फंक्शन का हो गया -1 to 1। और ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ इसका बना बना आपके सामने तैयारी है, वो ऐसे बनेगा। हियर इट इज पाई, हियर इट इज π/2, हियर इट इज 1, हियर इट इज 0, x डैश y डैश। समझ में आया? इतना टुकड़ा मुझे लेना पड़ा। अब ये 1 1 ऑन टू है, माने बाइजेक्टिव है। ठीक है ना? ये क्या है? बाइजेक्टिव है। बाकी की चीजें इधर पढ़ चुके हैं हम, इवन है वगैरह वगैरह। अब बाइजेक्टिव है माने इन्वर्टिबल है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम एक फंक्शन और लेते हैं। कौन सा फंक्शन? f इनवर्स फ्रॉम -1 to 1 to 0, पाई, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। समझ में आई ना बात? हर समय f ऑफ x ही ले रहा मैं। क्यों? ग्राफ नया बना रहा हूं। f ऑफ x मीन्स y है। समझ में है ना? f ऑफ x मीन्स कौन है? y है। हम x एक्सिस और y एक्सिस ही देखा करते हैं। यहां अब इस फंक्शन का डोमेन कौन हो गया? डोमेन हो गया -1 to 1। यहां वो कौन था? रेंज था। ठीक है। दूसरा रेंज क्या बन गया? 0 to पाई। यहां वो कौन था? डोमेन था। माने अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्स फंक्शन का डोमेन कौन होता है? जो इसका रेंज है। और रेंज कौन होता है? जो इसका डोमेन है। उल्टा हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, यहां एक्चुअल डोमेन क्या है? R। तो यहां रेंज R है क्या? नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल डोमेन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है रीडिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ये एक्चुअल फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेके फंक्शन को डिफाइन किया, तब वो 1 1 ऑन टू बना, और तब डोमेन का रेंज और रेंज का डोमेन करके आपने नया फंक्शन डिफाइन किया, और उसी को कहा जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है। अब इसका ग्राफ मेंशन करेंगे हम। इसका ग्राफ मेंशन करते समय डोमेन माने होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? -1 और 1 आएगा। एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? -1 और 1 आएगा। तो यहां कहीं पे ले लेता हूं मैं -1, और यहां कहीं पे ले लेता हूं मैं +1। ओके। अब ये है 0। यहां कहीं पे ले लेता हूं मैं, यहां ले लेते हैं बीच में π/2, यहां ले लेते हैं पाई। ओके, 0 to पाई, पॉजिटिव। नेगेटिव के तरफ काम ही नहीं है। y कौन सी वैल्यूज ले रहा है? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, 0 से लेके पाई तक। अब cos इनवर्स 0, सॉरी cos इनवर्स 1 क्या आएगा? 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 है। cos 0 का वैल्यू 1 है, तो cos इनवर्स 0 क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 क्या आएगा? π/2। क्यों π/2 आएगा? क्योंकि cos π/2 का वैल्यू 0 है। ठीक है। बाकी बीच के वैल्यूज के बारे में आप और सोच लेना, मैं अभी ग्राफ बना देता हूं। तो ग्राफ कुछ इसका
यहां से यहां तक ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है बच्चों, मैं हाथ से इसको बना रहा हूं। आप जब ग्राफ पेज पे बनाते हो तो बहुत एक्यूरेट बनता है। ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। ओके, अब यहां से ग्राफ कैसे जाएगा ये समझना है हमें। ठीक है, तो यहां से जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या रहेगा, पाई। समझ में आई ना बात, y का वैल्यू क्या रहेगा, पाई। तो ग्राफ को मैं ऐसे बनाऊं कैसे बनाऊं ये समझना पड़ेगा ना मुझे। ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बाकी की चीजें सोचना पड़ेगा अलजेब्रिकली। पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, किधर इंक्रीजिंग रहेगा किधर डिक्रीजिंग रहेगा वगैरह वगैरह, वो सब मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये मैं समझा देता हूं ऐसे ही क्यों जा रहा है बाद में। यहां ऐसे ग्राफ बन रहा है मेरा। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का वो ग्राफ हो गया। अब कॉस एक्स का ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, ये दोनों ग्राफ हम एक में लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेज पे मुझे बनाना है। तो ये ग्राफ हो गया कॉस एक्स का, यहां रहेगा पॉइंट पाई, यहां रहेगा 0, दिस इज एक्स एक्सिस एक्स डैश, यहां रहेगा वैल्यू -1, तो यहां रहेगा वैल्यू +1। ओके, अब ये वाला ग्राफ बनाना है। यहां रहेगा, ये π/2 है, π/2 1 से बड़ा होता है, तो यहां कहीं पे रहेगा 1। उतने ही डिस्टेंस पे 0 के लेफ्ट में यहां कहीं रहेगा -1। ठीक है, इधर कहीं पे इतने डिस्टेंस पे ले लेते हैं, इधर कहीं पे रहेगा पाई। ओके, और थोड़ा सा π/2 नहीं बना पा रहा हूं मैं, π/2 1 से बड़ा रहेगा ना, इसके आधा डिस्टेंस पे बनना चाहिए। ये थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, यहाँ और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये भी थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये π/2 यहाँ ले लेते हैं पाई। तो ये ग्राफ कुछ चले जाएगा ऐसे। ओके, इतना डिस्टेंस मैं यहां ले रहा हूं, दिस इज पाई, तो यहां कहीं पे रहेगा π/2। ठीक है, यहां देखो x का वैल्यू 1 था तो कॉस इनवर्स 1 0 होता है, तो ये पॉइंट रहेगा ग्राफ के ऊपर। x का वैल्यू जब क्या था, 0 था, तब y का वैल्यू π/2 था, ये वाला पॉइंट रहेगा ग्राफ पे, और -1 वाला माने ये वाला पॉइंट रहेगा ग्राफ पे। ठीक है, अब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया? ये जो मैं ब्लू पेन से जो ग्राफ बना रहा हूं, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं कलर पेन का चेंज करने के लिए। ब्लू बोला था तो ब्लू से निकाल लेते हैं। तो ग्राफ कुछ मेरा वाला ऐसा बनेगा। ये ब्लू पेन वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, और ब्लैक पेन से जो ग्राफ बना है मेरा, दिस ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस x। और किस में बना रहे हैं हम, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बना रहे हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ पे अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स का लाइन बनाऊं, y इज इक्वल्स टू एक्स का लाइन कुछ ऐसा बनेगा। रेड कलर की ये लाइन बना दिया मैंने। ये ग्राफ इस लाइन के अबाउट में सिमेट्रिक है। देखो
इस नीले टुकड़े का ये काला टुकड़ा इमेज है, समझ में आया ना, और इस नीले टुकड़े का ये काला टुकड़ा इमेज है, समझ में आया ना। माने ब्लैक वाले ग्राफ का ब्लू वाला ग्राफ या ब्लू वाले ग्राफ का ब्लैक वाला ग्राफ क्या है, इमेज है। कौन से मिरर में, y इज इक्वल टू एक्स नाम के मिरर में ये इनका इमेज है। समझ में आई बात। अब यहां बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कौन सा पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स ये एक ऑड फंक्शन था। साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, इसीलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आता है। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए, तो यहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ध्यान रहे बच्चों क्या गलती करते हो आप, ओके, कैसे मिस मैचिंग करते हो, कैसे मिस मैचिंग करते हो मैं समझा देता हूं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पढ़े थे, इसीलिए यार साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता होगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। समझ में आया, ये गलत तरीका बता रहा हूं मैं, जैसा बच्चे समझ लेते हैं फॉर्मूला। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा था, सॉरी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो स्टूडेंट क्या समझता है, इसीलिए साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा। फिर आता है वो तीसरे पे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, इसीलिए क्या होता होगा, कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा था। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता होगा, कॉस इनवर्स थीटा होता होगा। ठीक है, आगे तो उसको अब कोई रोकने वाला है ही नहीं है, वो इससे सब बना लेगा। झालं, जमला आता भजन। आता मी टॅन इनवर्स ही काढू शकतो, कॉट इनवर्स ही काढू शकतो, कोसेक सब निकाल सकता हूं मैं। वेरी वेरी रॉन्ग। ये बहुत से अच्छी बुक में भी देखोगे आप, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा। दिस इज वेरी रॉन्ग। समझ में आई बात। फिर से वापस आते हैं हम, कहा वापस आते हैं, ये समझते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा ही क्यों था। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया था, बराबर है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। यहां अगर मैं कोई एक्स लूं तो उसका वैल्यू यहां पे क्या है, y1 है। सपोज इतने ही डिस्टेंस पे मैं अगर इधर कोई दूसरा नंबर लूं तो ये दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए। उधर एक्स है तो इधर, इतना तो समझ ही लेते हो ना, नंबर लाइन के उधर 1 है तो इधर क्या होगा, -1, उधर 2 है तो इधर क्या होगा, -2, तो इधर x है तो इधर क्या होगा, -x। ये इसको मैं ऐसे करूंगा, ये डिस्टेंस गिनोगे और ये डिस्टेंस गिनोगे तो सेम है। ये पॉजिटिव एक्सिस पे गिन रहे हो इसलिए +y1 है, ये नेगेटिव एक्सिस पे गिन रहे हो तो कौन रहेगा, -y। माने साइन इनवर्स साइन इनवर्स x था आपके पास में y1, साइन इनवर्स -x है आपके पास में -y1, माने साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज रखो। y1 का वैल्यू क्या था, इसीलिए साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x है। ये है टेक्निक इसको समझने का। ठीक है, पहला। दूसरा, ग्राफ को रोटेट करो 180 डिग्री रोटेशन में अबाउट ओरिजिन, तो ये पंखुड़ी उधर जुड़ जाएगी और वो पंखुड़ी इधर जुड़ जाएगी, माने फिर से वही ग्राफ मिलने वाला है। जब कभी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट में 180 डिग्री रोटेट होता है तब वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। समझ में आई बात। तो इट्स वाई साइन इनवर्स -θ इज कमिंग
माइनस साइन इनवर्स थीटा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इसमें का उसमें मत घुसेड़ो, ठीक है ना। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसके नेचर बिहेवियर अलग है, इसके नेचर बिहेवियर अलग है। क्लियर। अब यहां सोचते हैं, ये वाला ग्राफ मुझे लेना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स एक्स ऑड है या इवन है। अब सबसे पहले मैं ओरिजिन के अबाउट में घुमा के देखूंगा उसको। देखो घुमा के, ओरिजिन के अबाउट में 180 डिग्री रोटेट करने से ग्राफ मुझे वापस मिलेगा क्या? नहीं, ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, ग्राफ मुझे वापस नहीं मिलेगा। घुमा के देखना आप, मैं बोर्ड नहीं घुमा सकता, नहीं तो घुमा के बता देता आपको। आप पेज घुमा के देख लेना, पेज पे ड्रॉ करो, अबाउट द ओरिजिन 180 डिग्री बराबर उसको क्या करो, रोटेट करो, आपको ग्राफ वापस नहीं मिलेगा, माने ये फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, इवन है क्या? तो इवन फंक्शन की क्या खासियत होती है? वाई एक्सिस उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, माने वाई एक्सिस के अबाउट में फोल्ड करोगे तो ग्राफ ओवरलैप कर लेगा। करके देखो इसको, हे तिथं चाललं जाईल, हे इथं येईल, ओवरलैप नहीं हो रहा है, माने ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट में भी सिमेट्रिक नहीं है, माने इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऐसा बोलना उचित रहेगा, क्योंकि ऐसा बोलने से आपकी नन बनेगी। है ना, नाइदर ऑड नॉर इवन, ये ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। माने एक आपको पता ये भी चला कि अब नन नाम के भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, 3 जेंडर होते हैं ना, वैसे ही हो गया। समझ में आया ना, इवन, ऑड और नन, नाइदर ऑड नॉर इवन। अब प्रॉब्लम फिर से आ गया। अब आप पूछोगे कि सर फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखूं मैं? ना आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता, ना प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता, क्योंकि आपने बोल दिया कि फंक्शन ऑड भी नहीं है और फंक्शन इवन भी नहीं है, फंक्शन नन है। तो फिर मेरे सामने अगर वो सिचुएशन आ जाए, कौन सी सिचुएशन? कॉस इनवर्स माइनस थीटा या कॉस इनवर्स माइनस एक्स मेरे सामने आ जाए, तो मैं क्या लिखूं? क्या छोड़ दूं उसे वैसे ही? ये तो क्वेश्चन अभी भी बना ही है। तो चलो पहले ग्राफ पे एंजॉय करते हैं। किस पे एंजॉय करते हैं? ग्राफ पे एंजॉय करते हैं। तो यहां आ जाते हैं हम। ये है ओरिजिनल ग्राफ किसका? कॉस इनवर्स एक्स का। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं यहां कोई वैल्यू ले लेता हूं। चलो यहां क्या रहेगा? हाफ रहेगा ना, हाफ। तो यहां से मैं आ जाता हूं ग्राफ पे। यहां कौन सा नंबर रहेगा? क्या रहेगा? कॉस इनवर्स हाफ। कौन से एंगल का वैल्यू हाफ है कॉस के? 60 डिग्री। तो यहां क्या रहेगा? π/6, सॉरी π/3, साइन का π/6 रहेगा। यहां क्या रहेगा? π/3। इधर हाफ है तो उतनी ही डिस्टेंस भी इधर कौन रहेगा? माइनस हाफ। यहां चले गया, यहां क्या रहेगा? पता नहीं। पता है लेकिन समझो नहीं पता है। लेकिन क्या पता है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। पता क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना वो, करेक्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? -1/2 होता है वैसे, लेकिन 1/2 न्यूमेरिक वैल्यू कौन से एंगल का होता है? π-π/6, सॉरी π/3। π-π/3 पे आना पड़ेगा ना आपको, है ना। π-π/3, पाई में से आप 60 क्या कर लोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। समझा के देता हूं, क्लियर नहीं हो रहा होगा पिक्चर तो।
ट्रिग्नोमेट्री बच्चों मैं इतना प्रेम से लिया हुआ, 8 चैप्टर लिया हुआ आपके ट्रिग्नोमेट्री में, क्या क्या नहीं लिया ट्रिग्नोमेट्री में और क्यों लिया, ये सब आपको आप समझ में आएगा, है ना। पूरा साइंटिफिक वे से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ऐसी नहीं कि फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिस्ट करके लर्न करके न्यूमेरिकल में छाप दो, ऐसे नहीं किए, एक एक चीज वेल एक्सप्लेन है आपके सामने हो। तो यहां पे कॉस, पहला कोऑर्डिनेट होता है कॉस, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है साइन, यहां था 0 1 और यहां था -1 0। यहां जब थीटा का वैल्यू π/6 होता है, π/3 होता है, तब यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 1/2 √3/2। समझ में आया ना, 1/2 √3/2, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट थे। अब मैं यही ट्रायंगल अगर इधर बना दूं, ये सब मैं बना के बताया हुआ आपको फॉर्मूला सभी, तो ये एंगल π/3 है, तो ये पूरा एंगल क्या रहेगा, π - π/3। समझ में आई बात। तो यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -1/2 √3/, क्या रहेंगे, -1/2 √3/2, ऐसे रहेंगे, ठीक है। माने cos -1/2 क्या है, π - π/3 है। समझ में आया ना, cos -1/2 क्या है, सॉरी, cos π - π/3 क्या है, -1/2 है। मैं cos इनवर्स बोलना चाहिए था, मैं cos के बारे में बोल रहा हूं अभी। cos π - π/3 कौन है, -1/2, तो cos π/3 कौन है, +1/2, cos π/3 कौन है, +1/2, तो cos π - π/3 कौन है, -1/2। तो यहां ध्यान रहे, cos इनवर्स -x का वैल्यू अगर आपको निकालना है, वो वैल्यू सपोज समझो थीटा है, थोड़ी देर के लिए क्या समझो, थीटा है। इधर का cos इनवर्स उधर भेज दो, तो -x = क्या आएगा, cos थीटा, ठीक है। माने x = क्या आएगा, -cos थीटा। माने x क्या आएगा, -cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, cos π - थीटा, cos π - थीटा = -cos थीटा। अब फिर से ये cos इधर लेके आओ, फिर से ये cos क्या लेके आओ, इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, cos इनवर्स x = π - थीटा। थीटा इधर भेजो, cos इनवर्स उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा, थीटा = π - cos इनवर्स x। अब थीटा मीन्स कौन था, समझ में आई बात। साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x होता है, तो cos इनवर्स -x कौन होता है, π - cos इनवर्स x होता है। ना तो इवन है ना ऑड है, ठीक है। इस ब्रांच से आप समझ सकते हो। 1/2 जब लिया था तब 0 से लेके π/2 तक है, और -1/2 लिया था तब π/2 से लेके π तक है, माने सेकंड क्वाड्रेंट है, माने क्या आएगा, π - x बनेगा। तो इसीलिए cos इनवर्स -x क्या फॉर्मूला बन रहा है, π - cos इनवर्स। क्लियर होगी बात। तो यहां इस फंक्शन को ऑब्जर्व करते करते हमें क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, वो अभी 1 बाय 1 हम मेंशन करते हैं। तो पहली चीज उधर लिखाई हूं मैं और रिपीट कर लेता हूं,
डोमेन ऑफ एफ क्या था, क्लोज इंटरवल -1 to 1। दूसरी रेंज ऑफ एफ क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तीसरी चीज फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन है, तो फंक्शन कौन सा हो गया, नन हो गया। ठीक है, माने यहां cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स आ रहा है। नन है तो इसका आंसर ऑलवेज ऐसा आएगा, ऐसे मत समझो, नहीं तो दूसरे में भी छाप दोगे, tan इनवर्स में भी ऐसे ही करोगे, cot इनवर्स में भी ऐसे ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई नन फंक्शन दिखा तो पाई माइनस आता है, ऐसे मत समझो, ठीक है ना। उसका ब्रांच देखो क्या है, ब्रांच में π/2 से पाई तक जा रहा है, इसीलिए पाई माइनस बन रहा है वो, ठीक है। समझो पाई से 2 पाई तक जा रहा होता तो 2 पाई माइनस बनता, ऐसे स्ट्रेटेजी से बनाओ उसको, क्लियर। चौथा, ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैं यहां पे भी कौन था, ये वाला ब्लू वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। ब्लैक वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। माने cos x भी इस ब्रांच में डिक्रीजिंग है, तो cos इनवर्स x भी क्या है, इस ब्रांच में डिक्रीजिंग है। माने डिक्रीजिंग ऑन open interval -1 to 1, that is dy by dx is less than 0 होना चाहिए। चेक करते हैं, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिखूं तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी -1 और 1 के बीच में लेस देन 0 नहीं रहेगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। लेकिन लेस देन 0 आंसर किसकी वजह से रहेगा, माइनस की वजह से, विच इज लेस देन 0 ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना। देयरफॉर f of x इज डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल -1 to, इस ओपन इंटरवल पे f of x क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ ओपन इंटरवल ही क्यों ले रहे हैं, उसके अलग अलग रीजन है, उसमें से अभी जो आपको बचेगा वो रीजन क्या है, x कैन नॉट टेक वैल्यू -1 and 1, बिकॉज -1 वैल्यू लूंगा तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट बन जाएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, समझ में आया ना। और +1 भी लूंगा तो भी, -1 भी लूंगा तो भी वैसे ही होने वाला है। तो वो रीजन एक समझो, बाकी के रीजन हम और आगे देखने ही वाले हैं। डेरिवेटिव ऐसा जरूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि ओपन इंटरवल पे भी निकाला जाता है, डेरिवेटिव क्लोज इंटरवल पे भी निकाला जाता है। ओके, सो इतने पॉइंट्स हमारे यहाँ हम क्या कहते हैं, कलेक्ट हो गए कॉस इनवर्स एक्स के बारे में, कंपेयर करते करते इसके साथ में, कॉस के साथ में, ठीक है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, फंक्शन का टाइप हो गया, नन फंक्शन है, और अपनी डोमेन में ये क्या है, डिक्रीजिंग है, दोनों कॉस भी डिक्रीजिंग है और साइन भी डिक्रीजिंग है, सॉरी क्या, कॉस भी डिक्रीजिंग है और कॉस इनवर्स भी डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन में एक चीज ध्यान में रखो, इनइक्वालिटी पढ़ाया हूं मैं आपको, इनइक्वालिटी में 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई है। सपोज हम जब -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाइड करते तो साइन फ्लिप करते हैं, ठीक है, फ्लिप करते हैं ना साइन, रीजन पता है हमें, +1 से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन फ्लिप नहीं करते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करते समय साइन फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करते समय साइन फ्लिप करने की जरूरत है, साइन फ्लिप करने की जरूरत है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
क्या बोल रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, छोटी छोटी चीजें बहुत माइन्यूटली समझो, ठीक है ना। मुझे एक्सट्रीम लेवल पे आपका कैलकुलस लेके जाना है, यहां आपको एक्सट्रीम डीप तक जाना पड़ेगा, नीचे तक उतरना पड़ेगा, समझ रहे हो। ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्यों? अच्छा चलो एक चीज और कर देता हूं, 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 है, साइन 0 इज लेस देन साइन x इज लेस देन साइन π/2, ऐसा लिख सकता हूं, ये करेक्ट है। ये अब बच्चे क्या कैसे पढ़ते समय पढ़ते कैसे मैथ्स, 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई है, सबको कॉस लगा दो, लावला, इथं शिकलो ना आपण तसं, 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 है, तो सबको सर ने साइन लगा दिया, घरी वाचताना तोच क्वेश्चन, इथं का केलं सरनं, हा इथं साइन लावला, अरे ह्या क्वेश्चन मध्ये सरांनी साइन लावला होता, तर ह्या क्वेश्चन मध्ये मी कॉस लावून देतो, नो नेवर, साइन एक्स फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, 0 to π/2 में साइन एक्स क्या है, ऐसा ग्राफ है ना, 0 to π/2 में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, इंक्रीजिंग है, माने लोअर लिमिट के लिए लेस आंसर आएगा, अपर लिमिट के लिए बड़ा आंसर आएगा। कॉस साइन 0 का वैल्यू छोटा है तो साइन π/2 का वैल्यू बड़ा है, बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा, कोई भेदभाव नहीं है यहां पे। यहां कॉस एक्स का ग्राफ देखो, ये काला ग्राफ डिक्रीजिंग है, छोटे के लिए 1 आंसर है और बड़े के लिए आंसर क्या है, -1, छोटे के लिए बड़ा आंसर और बड़े के लिए छोटा आंसर। तो ये हमारे माइंड में अगर पोवर्ड है, अच्छे से समझ के है कि cos x इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, देन यहां कोई स्टूडेंट ये डेयरिंग नहीं करेगा, यहां वो क्या लिखेगा, दिस विल इंप्लाई cos π इज लेस देन cos x इज लेस देन, वही इनइक्वालिटी है। जरूरी है समझना फंक्शन उस ब्रांच में कैसे है ये, ठीक है, ऐसे ब्रांच बदलते आएगी, आपको फटाक से माइंड में आपके ग्राफ आ जाना चाहिए, अरे इस ब्रांच में फंक्शन ऐसा आएगा डिक्रीजिंग है, अरे इस ब्रांच में फंक्शन ऐसा जाएगा इंक्रीजिंग है, यहां इधर की लिमिट इधर करना पड़ेगा, यहां कोई जरूरत नहीं है इधर की लिमिट उधर करने का। तो ये सब चीजें आपकी इन्हीं सब डिस्कशन से क्लियर होगी और इसी को कहते हैं बेसिक, और यही आपको क्वेश्चन को सोचने का तरीका देता है। क्लियर? और कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन के साथ में सिमेट्रिक है। एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, 5वां पॉइंट, यहां ग्राफ कॉनकेव अप है तो यहां ग्राफ कॉनकेव डाउन है, कौन से पॉइंट के लिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, या y इज इक्वल टू π/2, हम x का वैल्यू लेते हैं, y का नहीं, डोमेन में देखते हैं कि कहाँ, डोमेन पे ही चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ कॉनकेव, सॉरी 0 के लेफ्ट में ग्राफ कॉनकेव अप है, 0 के राइट में ग्राफ कॉनकेव डाउन है, 0 पे उसका कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। x इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होना चाहिए, ग्राफ अपना कॉन्केविटी वहां पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्लियर? तो जो भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। ये हो गया सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ग्राफ हो गया।
अब इस नीले वाले ग्राफ को, ब्लू कलर से मैंने जो ग्राफ बनाया हूं, इसी ग्राफ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं आगे नीचे और ऊपर ऐसे, तो ये ब्लू कलर का ग्राफ इधर से कुछ यहां -1 बना लेता हूं मैं फ्री हैंड से, बाद में सोचते बैठते हैं। ठीक है, ये -1 पॉइंट है ना, ये 1 था, ये -1 यहाँ, अच्छा ये -1 मैं इसके लिए लिखा, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रही है, ये ऐसे यहाँ -π/2 रहेगा ना, ऐसे जाएगा ये ग्राफ, -1 से नहीं, -π/2 से, तो ये बन रहा है ऐसा पूरा। ओके, यहां x की जो वैल्यूज है वो -1 और 1 के बीच में घूम रही है, y की वैल्यूज फिक्स नहीं है, ठीक है ना। y पूरा का पूरा r ले रहा है, y पूरा का पूरा क्या ले रहा है, r ले रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, आप बोलोगे कि सर cos x का जो डोमेन था, cos x का डोमेन था r और रेंज थी -1 to 1, तो अगर ये cos इनवर्स x का ग्राफ है तो cos इनवर्स x का डोमेन होना चाहिए -1 to 1 और रेंज क्या होनी चाहिए, पूरी r होनी चाहिए। समझ में आया ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि cos x अपने पूरे डोमेन में 1 ऑन टू नहीं है। इसे चेक करो बरा, ये 1 ऑन टू है, ये क्या है, 1 ऑन टू है। चलो ये तो, इसको तो सोचना नहीं है हमें 1 ऑन टू वगैरह है करके, कॉस जिसका इनवर्स निकाल रहे हैं उसको सोचना है, माने हम अगर कॉस का इनवर्स निकाल रहे हैं तो cos x 1 ऑन टू है या नहीं है, ये सोचना है। यहां ध्यान रहे, चाहे आप एंगल कोई भी लो, आंसर आपका -1 और 1 के बीच में ही आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, -1 और 1 के बीच में आएगा। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान में रखना ये बात मेरी। यहां मैंने अभी पेन से आपको चेक करके बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन हर एक ही पॉइंट को कट करके जा रहा है, समझ में आया ना। यहां ऐसे बहुत सारे x है ना, कि जिसके लिए आंसर -1 आएगा। ओके, या बहुत सारे x नहीं y है, बहुत सारे y है जिसमें y का x का वैल्यू मैं -1 प्लेस करूंगा तो मिल जाएगा मुझे आंसर। समझ में आई ना बात, बहुत सारे y है, माने यहां पे एक x की बहुत सारी इमेजेस है, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, फिर वो समझ में आया क्या, वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसीलिए लेते हैं हम, टुकड़े के लिए ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा अगर लेंगे तो हो। दूसरी चीज, -1 और 1 ये था इसका डोमेन, रेंज क्या था, -π/2 to π/2, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रखो, आंसर आपका, सॉरी 0 to π था, कॉस का 0 to π था, रेंज 0 to π, डोमेन -1 to 1। आप मतलब कोई भी वैल्यू रखोगे -1 और 1 के बीच में का, तो आंसर आपका हमेशा कहाँ आना चाहिए, 0 से लेके π तक ही आना चाहिए। नहीं आता है तो हम खींच के उसको वहां से लाएंगे, आगे हम लेने वाले हैं कैसे लाना है उसको, तो
इन्वर्स ऑफ इन्वर्स में सब कुछ पढ़ेंगे। इन्वर्स ऑफ मतलब जैसे साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, इनमें सब में हम वो सब चीजें फिर आगे चल के देखेंगे। ठीक है यहां तक। अब लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन tan x और tan इनवर्स x। तो पहले फंक्शन लेते हैं हम tan x। तो सपोज f इज डिफाइंड फ्रॉम tan x का डोमेन क्या होता है निकाल के देखते हैं, ताकि एक बार आपको और चांस मिल जाए। tan x माने क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी भी बहुत से नग आप में ऐसे होंगे जिनको tan x का डोमेन तक नहीं पता, समझ में आया ना। तो उनके लिए थोड़ा सा और दया कर रहा हूं मैं। तो ये चैप्टर होने के बाद में फिर कुछ दया माया नहीं है, फिर मैं हूं और आप है और मिल बैठेंगे, ठीक है, खूब मिल बैठेंगे फिर। और जेई के न्यूमेरिकल्स है। तो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहां हियर cos x must not equals to 0 for all x belongs to R। किसी भी x के वैल्यू के लिए cos x 0 नहीं होना चाहिए, तभी tan x डिफाइंड है। अब cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, cos पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2, cos 5 पाई बाय 2, cos 7 पाई बाय 2, cos माइनस 3 पाई बाय 2, cos माइनस पाई बाय 2, cos माइनस 5 पाई बाय 2, cos माइनस 7 पाई बाय 2, सब पे cos क्या रहेगा 0। माने x की वैल्यू क्या नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं रहनी चाहिए। मतलब x क्या नहीं रहना चाहिए, x नहीं रहना चाहिए टॉइस n, सॉरी क्या 2n पाई, ठीक है ना, प्लस 1, 2n प्लस 1 ही चाहिए था, पाई बाय 2 उधर लिख रहा हूं मैं, पाई बाय 2n प्लस 1, वो n और पाई में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 नहीं रहनी चाहिए, बाकी सब चलेगी। तो डोमेन क्या हो गया tan का डोमेन हो गया r माइनस टॉइस n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। रेंज tan तो tan होता है, कोई भी वैल्यू लेता है ना, प्लस इंफिनिटी तक जाता है, माइनस इंफिनिटी तक जाता है, 0 भी ले सकता है। तो रेंज क्या है इसका r, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x। अब tan x का जो ग्राफ है वो ग्राफ पहले समझ के देखते हैं, पूरे tan x का अपने डोमेन में। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वैल्यूज नहीं ले रहा है, तो पाई बाय 2 के जहां जहां ऑड मल्टीपल आते हैं, ये है सपोज पाई बाय 2, ये है यहाँ पे सपोज माइनस पाई बाय 2, यहाँ पाई है, फिर रहेगा 3 पाई बाय 2, यहाँ माइनस पाई है तो यहाँ रहेगा माइनस 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे एक मैं वर्टिकल एसिम्पटोट बना लेता हूँ और माइनस पाई बाय 2 पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लेता हूँ, ठीक है। और डायरेक्टली अब tan x का ग्राफ बना लेता हूँ। tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, याद तो होगा ही आपको, क्योंकि घर से आप सब ये रिवाइज करके आई ही होगे, उतना मुझे पक्का भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है ना। ऐसा होता है tan x का ग्राफ। यहां फिर से मुझे एक वर्टिकल एसिम्पटोट बनाना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ गया। tan पाई का वैल्यू 0 होता है क्योंकि साइन पाई 0 होता है, ठीक है। तो यहां tan का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा।
ठीक है। अभी भी पेट नहीं भरा हो तो चलो इधर और आ जाते हैं ऐसे। तो यहां 10 का ग्राफ कैसे रहेगा? ऐसे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अलॉन्ग विथ 0। समझ गया? यहां ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज क्या है? इंक्रीजिंग है। 10 का पहले ऑपरेशन कर लेते हैं पूरा। क्या क्या पढ़े हैं 10 में हम? डोमेन हो गया, ठीक है। डोमेन 10 का है r माइनस टॉइस n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, नंबर 1। रेंज है 10x का, नंबर 2 रेंज है पूरा का पूरा r, ठीक है। नंबर 3 ये इंक्रीजिंग है इन r, सॉरी इन इट्स डोमेन, r नहीं है, डोमेन r नहीं है, ठीक है ना, इन इट्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एवरीवेयर। साइन ऐसे नहीं था, कॉस ऐसे नहीं था, कहीं इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग, ब्रांच वाइज बदलता था उसका नेचर। इसका किसी भी ब्रांच में देख लो, अपने पूरे डोमेन में ये क्या है? इंक्रीजिंग। क्लियर? इंक्रीजिंग है माने इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो सपोज y इज इक्वल टू 10x है, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, खुद स्क्वायर ही है वो, तो किसी x के लिए नेगेटिव हो सकता है क्या? वो स्क्वायर ऑलवेज कम्स पॉजिटिव, तो सेक स्क्वायर x ऑलवेज क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। सेक x कभी 0 हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? सेक x की वैल्यू कहां से होती है? -1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी तक, और +1 से प्लस इंफिनिटी तक। 0 तो कभी हो ही नहीं सकता है। दिस इज ऑलवेज कमिंग ग्रेटर देन 0। क्लियर? माने डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 है, माने ये फंक्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। फिर भी पेट नहीं भरा है, तो एक पॉइंट ये ले लो, ड्रॉ करो एक टेंजेंट, मेकिंग एन एक्यूट एंगल। दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे ले लेते हैं, बना लो यहां से एक टेंजेंट, मेकिंग एन एक्यूट एंगल। 10x के ग्राफ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाओगे 10x के ग्राफ को, तो वो टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में ऑलवेज विल मेक एन एक्यूट एंगल, जिसका tan थीटा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और tan थीटा माने ही क्या होता है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग होने का ये लक्षण है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे, n पाई पे, ये अपना कॉन्केविटी बदल रहा है। मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज एट n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आई बात? आप डबल डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बोला था? डबल डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। डबल डेरिवेटिव निकाल के, तो सपोज f ऑफ x मेरे पास में है 10x, तो पहला डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर x, तो दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है 2 सेक x, और फिर से सेक x का डेरिवेटिव होगा सेक x इंटू 10x, माने 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x, जिसमें सेक स्क्वायर x तो कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन अपने डोमेन में 10x क्या हो सकता है? कहां 0 होता है? पाई पे, 0 पे, माइनस पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माने n पाई जब भी x वैल्यू लेगा तब तक क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। समझ में आया? n पाई पे माने डबल डैश ऑफ n पाई, यहां 2 सेक स्क्वायर n पाई इंटू 10 n पाई। सेक स्क्वायर n पाई मीन्स 2 इंटू -1 का स्क्वायर, सॉरी
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कभी प्लस 1 रहेगा या कभी, है ना, n पाई प्लस 1 रहेगा या, क्योंकि 1 अपॉन कॉस पाई, प्लस माइनस 1, या सीधा सीधा माइनस 1 ही रहेगा ना, ऑलवेज माइनस 1, करेक्ट। n पाई बना रहे हो आप, कॉस पाई माइनस 1 आएगा, कॉस 2 पाई 1 आएगा, प्लस माइनस 1, चलो ठीक है, प्लस माइनस 1, उसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये क्या रहेगा, 0, मतलब फाइनली आंसर इज कमिंग 0। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ tan x वेन एवर x इज बिकमिंग n पाई, एट दैट टाइम सेकंड डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0, इट्स वाई ग्राफ इज चेंजिंग इट्स कॉन्केविटी, लोअर कॉन्केव से अपर कॉन्केव बनेगा, अपर कॉन्केव से लोअर कॉन्केव, तो यहां लोअर से अपर ही बन रहे हैं हर जगह, ठीक है ना, लोअर टू अपर ऐसे ये जा रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, इंक्रीजिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अब इस ग्राफ को अगर मैं ओरिजिन के अबाउट में रोटेट करूं तो ग्राफ मुझे वापस मिल जाएगा, माने ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, पांचवा पॉइंट ऑड है, मतलब दैट इज tan माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा माइनस tan x होता है। ऐसा नहीं समझ रहा होगा तो चलो ये थोड़ा टेंजेंट मिटा देते हैं, ठीक है। यहां कोई वैल्यू ले लो, सपोज मैंने π/4 ले लिया, तो यहां क्या रहेगा 1, उतने ही डिस्टेंस पे यहां मैंने ले लिया -π/4, तो यहां क्या रहेगा, tan π/4 1 है, तो tan माइनस π/4 -1 है, माने tan माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan x है, तो फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे इनवर्स ऑब्टेन करना है तो ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, नहीं है ना, ये मेरा हाथ इस ग्राफ को इनफाइनाइट जगह पे कट करके जा रहा है, माने फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज ऑलवेज वन वैल्यू ऑफ वाई, ये पॉसिबल है यहाँ पे, माने फंक्शन ये क्या है, मेनी टू 1 है, इसको मेनी टू 1 से पहले 1 1 बनाना पड़ेगा, ऑन टू तो है ही है, अपने डोमेन में की पूरी वैल्यूज ले रहा है और अपनी रेंज में पूरी आर की वैल्यूज ले रहा है, माने ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। तो 1 1 बनाने के लिए फंक्शन का मैं क्या करूंगा, इतना ब्रांच ले लेता हूं, यहां से यहां तक। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए मुझे फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा नया रीडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा, रीडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा मेरा f फ्रॉम कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 टू r, पूरा रेंज r है, y की वैल्यू पूरी ले रहा है, माने r है, और डोमेन क्या लिया मैंने, क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल चाहिए यहाँ पे, क्योंकि π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वैल्यूज नहीं लेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, ओपन इंटरवल रखना चाहिए था। तो ऐसा फंक्शन रीडिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। अब ये 1 1 ऑन टू हो गया, अब इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो पहले इतने का ही ग्राफ बना लेते हैं, इतने का ग्राफ बनेगा तो यहां रहेगा π/2, यहां रहेगा -π/2 और ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, दिस इज ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू tan x इन दिस डोमेन।
इस डोमेन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बना। अब इनवर्स फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो इनवर्स फंक्शन जो इसका बनेगा तो उसका डेफिनेशन पहले बनाना पड़ेगा। तो f फ्रॉम कहां से R2 ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। यहां जो रेंज था वो डोमेन बनता है और यहां जो डोमेन था वो रेंज बनता है 1 1 on 2 वाला। ठीक है, डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसका ग्राफ बनेगा। तो ये चलो ग्राफ बना लेते हैं। ये है 0 x डैश, रेंज तो पूरा r है, माने सॉरी डोमेन पूरा r है, माने x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। रेंज क्या है -π/2 से लेके π/2। तो यहां सपोज है π/2 और यहां सपोज है -π/2। एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट यहां बना लेते हैं क्योंकि ओपन इंटरवल है। ठीक है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट यहां बना लेते हैं। एसिम्पटॉट कब बनाते हैं? जब वैल्यूज नहीं ले पा रहा है, ओपन इंटरवल है, तब हम एसिम्पटॉट बना लेते हैं। ओके, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बन गया ग्राफ किसका? f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। अब इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, डोमेन ऑफ f क्या है? R है। दूसरा पॉइंट, रेंज ऑफ f क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 है। तीसरा ऑड इवन वाला चेक करेंगे। अब ग्राफ को 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन रोटेट कर लो, तो ये पंखुड़ी वहां चली जाएगी और ये यहां आ जाएगी, माने अबाउट द ओरिजिन ग्राफ इज सिमेट्रिक। ऐसा जब भी ग्राफ होता है किसी फंक्शन का तो वो फंक्शन क्या होता है? ऑड। तो दिस फंक्शन इज ऑड। फंक्शन ऑड है, दैट इज f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -f ऑफ x, मतलब tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -tan इनवर्स x होना चाहिए। क्लियर? दूसरे तरीके से समझ के देखते हैं। यहां कोई नंबर ले लो, सपोज यहां मैंने नंबर ले लिया 1, तो यहां तक जाऊंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे। तो यहां एंगल रहेगा π/4। उतनी ही डिस्टेंस पे यहां ले लो क्या? -π/4, सॉरी -1। तो यहां से ये जितने डिस्टेंस पे रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे ये रहेगा, तो ये क्या मिल जाएगा? -π/4। ठीक है ना। तो tan इनवर्स 1 π/4 है, तो tan इनवर्स -1 -π/4 है, मतलब tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x है, हेंस द फंक्शन इज ऑड। क्लियर पिक्चर? चौथा पॉइंट बच्चों, tan x इंक्रीजिंग था, tan इनवर्स x भी इंक्रीजिंग है ना। जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है, मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, माने y बढ़ते जा रहा है ना, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पूरे के पूरे अपने डोमेन पे क्या है? वो इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग है मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग है। क्या पढ़ाया था मैंने? इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव 0, माने tan थीटा ग्रेटर देन 0, माने थीटा एक्यूट बनना चाहिए। तो देखो कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, बनाओ यहां से टेंजेंट, ये बन गई टेंजेंट, ये बन गया थीटा, तो थीटा क्या है? एक्यूट है। ग्राफ के ऊपर आप ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से टेंजेंट बनाओ, आपको
टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी वो एंगल एक्यूट एंगल ही रहेगा, माने tan थीटा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, सपोज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी दुनिया के x के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, माने डेरिवेटिव इसका क्या है? ग्रेटर देन 0, हेंस द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्लियर होगी बात? यहां x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। यहां पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहां था? tan x की ग्राफ में x इज इक्वल टू 0 p था, और वहां पे भी x इज इक्वल टू 0 p है। तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज एट x इज इक्वल टू 0। आप डबल डेरिवेटिव निकाल के देखो, अपने आप क्या आ जाएगा? डबल डेरिवेटिव 0। क्यों डबल डेरिवेटिव 0 आएगा? ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे 2x बनेगा, समझ में आना? न्यूमरेटर पे क्या आएगा? 2x आएगा। डिनोमिनेटर जो आए वो भूल जाओ, छोड़ो उसको। न्यूमरेटर पे क्या आएगा? 2x, और x का वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, मीन्स डबल डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? 0 आएगा व्हेन एट x इज इक्वल टू 0, हेंस एट x इज इक्वल टू 0 इट इज हैविंग इट्स पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। समझ में आई बात? तो क्या क्या हो गया आपका? साइन इनवर्स एक्स को हमने एंजॉय कर लिया अच्छे से अलॉन्ग विथ साइन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को एंजॉय कर लिया अलॉन्ग विथ कॉस एक्स, टैन इनवर्स एक्स को एंजॉय कर लिया हमने अलॉन्ग विथ टैन एक्स। यहाँ फायदा आपका ऐसा है कि वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके रिवाइज हो रहे हैं, और मैं भी घर के लिए आपको ऐसे बोलूँगा कि ये सब कुछ जब बनाओ तो पहले साइन का पूरा बना लो जितना बना सकते हो, फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना लो, रीडिफाइन करो फंक्शन, वो 1/1 है ये डिसाइड करो, और फिर साइन इनवर्स एक्स का ब्रांच ये बनाओ, उसमें जितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो उसको स्टडी करो, ठीक है ना? उसको क्या करो? स्टडी करो, और जितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो उतने निकालो। वैसे ही कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का। पहले कॉट इनवर्स का देख लेंगे ताकि इसके साथ में उसको कंपेयर कर सकूं, टैन को साथ में, टैन इनवर्स के साथ में कॉट इनवर्स को कंपेयर कर सकूं, इसलिए लिख लो।